हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्टिकल 21। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था और हमने अपनी बुक में पेज नंबर 26 और 27 पर दिए हुए क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से कंप्लीट किया था और उनको वन बाय वन सॉल्व किया था। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले आप वो वीडियो भी जरूर देखिए ताकि आपको क्वेश्चंस के आंसर आसानी से समझ में आ सकें। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 28 और 29 पे जो एक्सरसाइज दी है हमारी कावेरी बुक में, पेज नंबर 28 एंड 29 पे। इसमें कुछ हमको एमसीक्यू क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। इनको हम वन बाय वन देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इनका आंसर हम कैसे अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो प्लीज़ आप ये कावेरी बुक अपनी ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 28 पे देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हमने ये सभी पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। इसमें हमने डिफरेंट टाइप की मीनिंग्स और उनका क्या अर्थ होता है, उनकी क्या परिभाषा होती है, इनको आसानी से देखा था और इनको वन बाय वन डिस्कस किया था। जैसे हमने हाइपरबोल भी डिस्कस किया था, क्या होता है ऑडे और एल्यूजन। इन पॉइंट को हम देख चुके थे अपने पिछले वीडियो में और इनके कुछ जो क्वेश्चन थे ये भी हमने वन बाय वन कंप्लीट कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ सबसे पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखिए ताकि ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ सकें। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 28। ये देखिए पेज नंबर 28 पे हमें यहाँ पे पोएम की कुछ लाइन दी हुई हैं और ये क्रिटिकल रिफ्लेक्शन वाले एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या हमको क्वेश्चन में पूछा गया है और इसको हम कैसे आंसर करेंगे। तो जैसे यहाँ पे पोएम की जो लाइन है, यहाँ पे पोएम की लाइन दी हुई है और उसके रिगार्डिंग हमसे वन बाय वन क्वेश्चन पूछे गए हैं और हमें राइट आंसर बताना है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें कहा गया कंप्लीट द सेंटेंस और यहाँ पे लिखा है द वर्ड माइटी रेफर्स टू, और आगे हमको फिल करना है ऑफ द हिमवंत। हमको यहाँ पे पूछा गया है कि माइटी वर्ड जो है वो किसको रेफर करता है, हिमवंत की किस चीज को, हिमालय की किस चीज को रेफर करता है। तो जैसा हमने अपनी पोएम को पढ़ते समय डिस्कस किया था कि जो माइटी वर्ड है उसकी ग्रेटनेस को शो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ग्रेटनेस, ग्रेटनेस। और इस प्रकार से ये आंसर हमारा फर्स्ट वाला आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। अब हमें यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, एक सेंटेंस दिया है और उसके कुछ ऑप्शन दिए हैं। हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। The question marks at the end of fourth and sixth line of extract is used to। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है जो फोर्थ लाइन पे, हमसे कहा गया है फोर्थ लाइन पे और ये सिक्स वाली लाइन पे, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि ये किस लिए यूज किया गया है, इसका पर्पस क्या है यूज करने का, ये पोएट ने क्यों यूज किया है, इससे हमें क्या पता चलता है। और इसके ऑप्शन हमें दिए हैं, उन ऑप्शन को देख के हमें बताना है। तो सबसे पहले ऑप्शन में क्या दिया है, सो डाउट एंड अनसर्टेनिटी। क्या हमें क्वेश्चन मार्क से ये पता चल रहा है, कोई भी डाउट पता चल रहा है, कोई भी अनसर्टेनिटी पता चल रही है। क्या हमने अपनी पोएम को रीड करते समय ऐसा कुछ डिस्कस किया था या ऐसा पोएम में दिया है या पोएट ऐसा कुछ कहना चाहता है कि जिससे हमें डाउट हमारे मन में क्रिएट हो या अनसर्टेनिटी क्रिएट हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन गलत होगा कि क्वेश्चन मार्क का उपयोग डाउट और अनसर्टेनिटी को दिखाने के लिए नहीं किया गया है। अगला पॉइंट क्या है, एम्फेसाइज ए पॉइंट। अब यहाँ पे एम्फेसाइज मीन्स क्या होता है, जोर देना, किसी बात पर, किसी बात को मुखरता से कहना। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एम्फेसाइज मीन्स क्या होता है, किसी बात को जोर देकर कहना। तो पोएट ने जहां जहां पे क्वेश्चन मार्क का यूज किया है, जैसे इस वाली लाइन में देखते हैं, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। ऐसी कौन सी दूसरी नदी है जो उसकी ग्रेस से मैच करती हो, क्या ऐसी कोई नदी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है। और उसके अलावा सिक्स्थ वाली लाइन में व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम, और यहाँ पे सिक्स वाली लाइन में उपनिषद की व्याख्या की गई है और हमसे पोएट पूछा गया कोई ऐसे
दूसरे स्क्रिप्चर्स हैं वर्ल्ड में जिनकी तुलना हम अपने उपनिषदों से कर सकें, अपने धार्मिक ग्रंथों से कर सकें, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क का यूज किया गया है। तो यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहता है, इम्फेसाइज कर रहा है अपने पॉइंट को, ठीक है, ना कि कोई डाउट क्रिएट कर रहा है या अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 2। अब इसके आगे कुछ ऑप्शन और दिए हैं इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन के, उनको भी देख लेते हैं कि ये ऑप्शन सही है या गलत है। तो इस वाले पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में हमसे क्या पूछा गया है, थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखाई दे। तो इस वाले पॉइंट में हमसे क्या पूछा गया है, हाईलाइट कंफ्यूजन एंड हेजिटेशन। इस वाले पॉइंट में हमसे पूछा गया है क्या पोएट ने जो क्वेश्चन मार्क का यूज किया है वो कंफ्यूजन को दिखाने के लिए या हेजिटेशन को, संकोच को बढ़ाने के लिए किया है। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, पोएम में किसी भी हेजिटेशन की या कंफ्यूजन की बात नहीं हुई है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। इसके अलावा लास्ट में देखते हैं फोर्थ वाला ऑप्शन, रिवील इंक्वायरी एंड क्यूरियोसिटी। क्या पोएट ने क्वेश्चन मार्क का यूज इसलिए किया है कि वो चाहता है कि रीडर इंक्वायरी करें या उनके मन में क्यूरियोसिटी की भावना जगे। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। क्यूरियोसिटी तो एक बार ठीक हो सकता है अगर सिर्फ क्यूरियोसिटी दिया हो, लेकिन इंक्वायरी करें ये तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पोएट यहाँ पे अपने आप ही फैक्ट दे रहा है और उसी के बारे में बात कर रहा है। पोएट ने कोई भी नया फैक्ट रीडर्स को या जो पोएम पढ़ रहे हैं उनसे कोई नया फैक्ट नहीं पूछा है, अपने आप से फैक्ट दे रहा है और उसी पे वो डिस्कस कर रहा है। अगर यहाँ पे कोई नई बात पूछी जाती तो क्वेश्चन मार्क का यूज सही होता और ये वाला पॉइंट भी सही हो जाता, ठीक है, रिवील इंक्वायरी एंड क्यूरियोसिटी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई नए फैक्ट की बात नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और हमारा जो राइट आंसर कौन सा होगा, पॉइंट नंबर 2, ठीक है, एम्फेसाइज ए पॉइंट। क्वेश्चन मार्क का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि पोएट एम्फेसाइज कर रहा है अपनी बात को जोर देके कह रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है और इसमें हमसे क्या पूछा गया है ये देखते हैं। द पोएट यूजेज द वर्ड जेनरस टू डिस्क्राइब द गंगा, वाई। पोएट ने पोएम में गंगा के लिए जेनरस वर्ड का यूज किया है। जेनरस मीन्स हमने अपनी मीनिंग में डिस्कस किया था, जेनरस मीन्स क्या होता है, उदार। तो पोएट ने जेनरस वर्ड का यूज क्यों किया है गंगा के लिए, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 का आंसर है। अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो हमसे पूछा गया जेनरस वर्ड का यूज क्यों किया है उसको समझ लेते हैं। क्या लिखेंगे हम, द पोएट कॉल्स द गंगा जेनरस। पोएट ने गंगा के लिए जेनरस या उदार, ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उदार, उदार शब्द का प्रयोग किया है। अब जैसा कि हमारा क्वेश्चन ये वाई पे इंड होता है, तो हम यहाँ पे अपने सेंटेंस, अपने क्वेश्चन के आंसर में यहाँ पे बिकॉज वर्ड को जोड़ सकते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन क्या है, कनेक्टेड रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द पोएट कॉल्स द गंगा जेनरस बिकॉज सी सेल्फलेसली गिव्स लाइफ। सेल्फलेसली मीन्स क्या होता है, निस्वार्थ भाव से। और सी वर्ड किसके लिए यहाँ पे आया, सी वर्ड आया है गंगा के लिए, ठीक है, क्योंकि गंगा के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो ये सी वर्ड किसके लिए है, गंगा के लिए। तो गंगा क्या करती है, सेल्फलेसली गिव्स लाइफ, लाइफ देती है सेल्फलेसली, वाटर देती है, एंड फर्टिलिटी किसको, टू द लैंड एंड नरिशिंग माई मिलियंस ऑफ पीपुल विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग इन रिटर्न। इसका क्या मतलब हुआ कि जो गंगा है उसको जेनरस इसलिए कहा गया है क्योंकि वो सेल्फलेसली, निस्वार्थ भाव से हमको पानी देती है, जीवन देती है, और हमारी जो लैंड है, फसल है, भूमि है, उसको उपजाऊ बनाती है और हमसे बदले में कुछ भी नहीं मांगती है। तो इसीलिए पोएट ने द गंगा को क्या कहा है, जेनरस वर्ड कहा, जेनरस वर्ड का यूज किया है और उसको जेनरस कहा है। तो इस प्रकार से हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट कर लेंगे। फोर्थ वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है वो भी देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, व्हाई हैज द मूवमेंट ऑफ द रिवर बीन डिस्क्राइब्ड एज ग्रेसफुल। जो गंगा का फ्लो है, उसका मूवमेंट है, उसके मूवमेंट को ग्रेसफुल क्यों कहा गया है, ग्रेसफुल वर्ड का यूज क्यों किया गया है।
तो इसका आंसर देखते हैं कैसे लिखेंगे हम, या ये भी क्वेश्चन हमारा वाई से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने यहाँ पे भी बिकॉज का यूज किया है। तो आंसर स्टार्ट कैसे करेंगे वो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। द मूवमेंट ऑफ द गंगा इज डिस्क्राइब्ड एज ग्रेसफुल। अब यहाँ पे ग्रेसफुल वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना नहीं भूलेंगे, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे, बिकॉज इट फ्लोज स्मूथली, ये बहती है कैसे, स्मूथली बहती है, ब्यूटीफुली बहती है, टू द प्लेन्स, प्लेन्स लिख सकते हैं हम, या प्लेन्स की जगह पे अगर दूसरा वर्ड यूज करना चाहें तो लैंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। और फ्लो करती है, ब्यूटीफुली बहती है, कहाँ से, प्लेन में बहती है, मैदानों में हमारी फसलों के आसपास, एंड मेक देम फर्टाइल, और हमारी फसलों को, हमारी भूमि को क्या बनाती है, उपजाऊ बनाती है, फर्टाइल बनाती है। तो फर्टाइल की स्पेलिंग भी एक बार हमें ध्यान रखना चाहिए कि गलत नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग इसकी क्या है, FERTILE, फर्टाइल मीन्स क्या होता है, उपजाऊ। इस प्रकार से जो हमारी बुक में क्वेश्चन दिए हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि और क्या हमसे पूछा गया है वो देख लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने ये 3 और 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब 5th वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं क्या कहा गया है। इसमें हमसे एक फिल इन द ब्लैंक्स करवाया गया है, और यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनको देखकर, उनको समझकर हमें उसमें से राइट ऑप्शन यहाँ पे फिल करना है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। द पोएट इज इम्प्लाइंग दैट उपनिषद आर, अब यहाँ पे हमें बढ़ना है, और आगे क्या लिखा है, इन देयर विजडम एंड स्पिरिचुअल डेप्थ। 2 वर्ड यहाँ पे दिए हैं, एक है अनमैच्ड, एक अबेंडेंट। अनमैच्ड वर्ड मीन्स क्या होता है, जिसकी किसी से तुलना ना की जा सके, जो अतुलनीय हो, ठीक है, जिसके समान दूसरा कोई ना हो। और दूसरा वर्ड जो अबेंडेंट है, अबेंडेंट मीन्स क्या होता है, प्रचुर, बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है। तो हमने अपनी पोएम को पढ़ते समय ये देखा था कि जो उपनिषद हैं उनकी किसी भी दूसरे स्क्रिप्चर्स हैं जो उनसे तुलना नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे अनमैच्ड वर्ड इसके लिए एकदम परफेक्ट होगा, एकदम राइट होगा। तो यहाँ पे अनमैच्ड वर्ड ही फिल किया जाएगा, ठीक है। तो इसका जब सेंटेंस कंप्लीट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, द पोएट इज इम्प्लाइंग, इम्प्लाइंग मीन्स क्या है, दर्शाना चाहता है, संकेत कर रहा है, किस ओर संकेत कर रहा है, दैट द उपनिषद आर अनमैच्ड, किस ओर इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है कि उपनिषद क्या है, अनमैच्ड है, इन देयर विजडम एंड स्पिरिचुअल डेप्थ, अपनी स्पिरिचुअल और विजडम के मामले में इनका कोई मैच नहीं है, अनमैच्ड है, अतुलनीय है, इनक्रेडिबल है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये सभी 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पे हमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए हैं। इनको कैसे लिखेंगे और इनका आंसर हमें कैसे लिखना है, ये हम अभी इस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। जो पहला क्वेश्चन दिया है पेज नंबर 29 पे, उसमें हमसे क्या पूछा गया है, हाउ डज द पोएम रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पोएम में कल्चरल और हेरिटेज से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कैसे दिखाया है, कैसे शो किया है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। द पोएम रिफ्लेक्ट्स ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज। कैसे, अब यहाँ से क्वेश्चन का आंसर हमारा शुरू होता है कैसे, बाई सेलिब्रेटिंग इंडियाज रिच हिस्टोरिकल रूट। क्या क्या हमें दिखाया गया है स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के लिए, इंडिया की रिच हिस्टोरिकल रूट्स को दिखाया गया है, एशियंट ट्रेडिशन को दिखाया गया है, यानी प्राचीन जो सभ्यता है, प्रथाएं हैं, उनके बारे में बात की गई है, हिस्टोरिकल रूट, हमारी जो इतिहास की जड़ें हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। स्पिरिचुअल सेज मीन्स क्या होता है, जो हमारे धार्मिक गुरु हैं,
ऋषि मुनि हैं उनके बारे में बात की गई है पोएम में, एंड लेजेंडरी वॉरियर्स, और जो हमारे महान योद्धा हैं उनके बारे में हमें बताया गया है पोएम में। इसके अलावा रिमाइंडिंग रीडर्स ऑफ, और हमें बार बार याद दिलाई जा रही है इस पोएम में क्या, ऑफ ग्लोरियस पास्ट दैट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द नेशंस यूनिक आइडेंटिटी, और हमें उन सभी चीज़ों की याद दिलाई जा रही है जिन्होंने हमारे देश को महान बनाया और वो उसको एक यूनिक आइडेंटिटी दिलाई, उसको एक अनोखी पहचान दिलाई। तो इन सभी पॉइंट को हम अपने आंसर में मेंशन करेंगे कि कैसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाया गया है। हिस्टोरिकल रूट्स के बारे में बात की गई है, एशियन ट्रेडिशन, स्पिरिचुअल सेज, और जो वॉरियर्स हैं, लेजेंडरी वॉरियर्स, उनकी चर्चा हमारी पोएम में की गई। तो ये सभी पॉइंट लिख के हम अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे कि कैसे कल्चरल आइडेंटिटी और हेरिटेज को हमारी पोएम में दिखाया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट कैन यू इन्फर अबाउट पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया फ्रॉम द रिपीटेड फ्रेज। अब रिपीटेड फ्रेज जो पोएट ने यूज किया है उससे आपके पोएट के किस एटीट्यूड का पता चलता है, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। और जो रिपीटेड फ्रेज है वो क्या है, सी इज फियरलेस लेस फ्रेज है। पोएट बार बार पोएम में कह रहा है हर लाइन की एंड में कि सी इज फियरलेस लेस फ्रेज हर, वो अतुलनीय है, उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, ये हर लाइन में पोएट बार बार कह रहा है। तो ऐसा पोएट ने क्यों कहा है और उससे किस एटीट्यूड का पता चलता है, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो आइए देखें कि इसका आंसर क्या लिखेंगे। द रिपीटेड फ्रेज, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, द रिपीटेड फ्रेज, और जो फ्रेज दिया है वो लिख देंगे, reflects the poet's deep admiration, profound reverence and immense national pride। उसके बाद में फुल स्टॉप लगाएंगे। तो क्या क्या पोएट के एटीट्यूड के बारे में पता चलता है कि वो प्रशंसा कर रहा है, एडमायरेशन, ठीक है, प्रोफाउंड रेवरेंस एंड इमेंस नेशनल प्राइड, और उसके मन में अपने देश के प्रति एक गहरी श्रद्धा भाव है, आदर की भावना है, और वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। तो ये एटीट्यूड हो गया। उसके अलावा क्या लिखेंगे, डिस्क्राइबिंग इंडिया एज फियरलेस इंडिकेट्स दैट द कंट्री हैज नो इक्वल, और जो बार बार वो कह रहा है कि फियरलेस है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इंडिया के समान, हमारे देश भारत के समान कोई भी दूसरा नहीं है, इसलिए यहाँ पे वर्ड आया कंट्री हैज नो इक्वल, ठीक है। शोइंग द पोएट्स इंटेंस डिजायर टू ऑनर हर अनमैच्ड ग्लोरी, और इससे हमें पता चल रहा है कि पोएट हमारे भारत देश की अनमैच्ड ग्लोरी को दिखाना चाहता है, जिसकी कोई भी तुलना नहीं है और जिसके समान कोई भी दूसरी कंट्री या दूसरी लैंड नहीं है। तो इन सभी चीज़ों का एटीट्यूड का हमें पता चलता है, जो पोएट के बारे में हमें कई बातें बताती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5, जो कि पेज नंबर 29 पे दिए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या पूछा गया है, व्हाट डज द लाइन मैनी एसेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड सजेस्ट अबाउट इंडियाज स्पिरिचुअल हेरिटेज। तो व्हाट डज द लाइन, अब इस लाइन का मतलब हमें बताना है कि मैनी एसेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड, इससे हमें इंडिया के किस प्रकार की स्पिरिचुअल हेरिटेज के बारे में पता चलता है। तो क्या आंसर लिखेंगे इसका, आइए देखते हैं। इसका आंसर लिखेंगे, दिस लाइन सजेस्ट, इस लाइन से हमें पता चलता है दैट इंडिया हैज प्रोफाउंड एंड होली स्पिरिचुअल फाउंडेशन, कि जो इंडिया का जो बैकग्राउंड है, फाउंडेशन है, वो कैसा है, बहुत ही पवित्र है, होली है और स्पिरिचुअल है, मीन्स आध्यात्मिक है, ठीक है। और जो वर्ड सैंक्टिफाइड यूज हुआ है, इससे क्या पता चलता है, इम्प्लाइज दैट द सॉइल हैज बीन मेड sacred and purified by the presence, और जो वर्ड बार बार सैंक्टिफाइड यूज हुआ है, सैंक्टिफाइड मीन्स क्या होता है, पवित्र कर देना, वो उससे में क्या पता चलता है कि विजडम के बारे में, टीचिंग्स एंड पेनेंस ऑफ द न्यूमरस इनलाइटेंड सेंट एंड सेजेस थ्रू आउट द हिस्ट्री, और हमारे जो लैंड पे, हमारी भूमि पे जो ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने आध्यात्मिक ज्ञान से, अपने बौद्धिक ज्ञान से इस देश को सिंचित किया है, जो कि यहाँ की बैकग्राउंड बनी है और
इस वजह से इसकी जो नींव है बहुत ही मजबूत है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 हम कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या पूछा गया, हाउ डज द पोएट कनेक्ट वॉरियर एंड म्यूजिक टू इंडियाज ग्रेटनेस। इसमें हमसे पूछा गया है कि पोएट ने म्यूजिक को और जो ग्रेट वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं, उनको कैसे कनेक्ट किया है इंडिया की ग्रेटनेस से, इंडिया की महानता से कैसे कनेक्ट किया है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, आइए देखते हैं। द पोएट कनेक्ट्स देम बाय हाईलाइटिंग बोथ द मार्शियल स्ट्रेंथ एंड कल्चरल सोल ऑफ द नेशन। पोएट ने योद्धाओं के बारे में बात की है जो कि क्या दिखाती है, मार्शियल स्ट्रेंथ दिखाती है और कल्चरल साउल दिखाती है, और जो उसकी आत्मा जो है वो कैसी है, कल्चरल है, सांस्कृतिक भावना को शो करती है। ब्रेव वॉरियर्स रिप्रेजेंट द कंट्रीज प्रोटेक्शन। जो हमारे बहादुर योद्धा हैं वो क्या करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, सेक्रीफाई करते हैं, अपना बलिदान देते हैं, एंड अनयील्डिंग करेज, और उनका जो साहस है उसको शो करते हैं। वाइल म्यूजिक, लेकिन जबकि म्यूजिक क्या है, म्यूजिक से क्या होता है, वाइल म्यूजिक सिंबलाइजेस इट्स रिच इमोशनल डेप्थ, आर्टिस्टिक ब्रिलियंस एंड कल्चरल हेरिटेज। म्यूजिक से हमें जो यहाँ की कलात्मकता है, संगीतमय भाव है, और जो कल्चरल हेरिटेज है, सांस्कृतिक माहौल है, इन सभी चीज़ों का पता चलता है। तो इस प्रकार से पोएट ने म्यूजिक को और जो हमारे लेजेंडरी वॉरियर्स हैं उनको यूज़ किया है, उनको बताया है, और उनका नाम लेके हमारे भारत के ग्रेटनेस को शो किया है, भारत की ग्रेटनेस के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, हाउ डज दिस पोएम फोस्टर ए सेंस ऑफ नेशनल प्राइड। अब यहाँ पे फोस्टर वर्ड का यूज हुआ है। फोस्टर मीन्स क्या होता है, दिखाना, दर्शाना या बढ़ाना। ठीक है, नेशनल प्राइड मीन्स जो राष्ट्रीय गौरव है उसकी भावना को इस पोएम के द्वारा कैसे फोस्टर किया गया है, कैसे बढ़ावा दिया गया है। तो यहाँ पे क्या आंसर लिखेंगे, द पोएम फोस्टर्स नेशनल प्राइड, कैसे फोस्टर कर रही है, कैसे नेशनल प्राइड को बढ़ाए, बाई कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग सिटीजन्स ऑफ देयर होमलैंड्स एक्सेप्शनल क्वालिटीज। बार बार इस पोएम में जो कंट्री की एक्सेप्शनल क्वालिटीज हैं, अद्वितीय क्षमताएं हैं, जैसे यहाँ के जो वॉरियर्स हैं, हिमालय है, गंगा है, उपनिषद हैं, और जो बुद्ध ने अपना धम्म प्रीच किया था यहाँ पे, ये सभी चीज़ों की बार बार चर्चा की जा रही है पोएम में, और एक्सेप्शनल क्वालिटीज को बताया जा रहा है। फुल स्टॉप लगाएंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, थ्रू विविड रेफरेंस इट टू इट्स फियरलेस नेचर, सैक्रेड स्पिरिचुअल लैंड, करेजियस डिफेंडर। अब वही करेजियस डिफेंडर मीन्स हमारे जो बहादुर योद्धा हैं उनकी बात की गई है यहाँ पे, एंड रिच आर्टिस्टिक ट्रेडिशन, इट इंस्पायर डीप पैट्रियोटिज्म एंड इमोशनल कनेक्शन। इन सभी चीज़ों को बताकर इस पोएम में हमारे अंदर एक पैट्रियोटिक मतलब देशभक्ति की भावना को जगाया है, और इससे हमें क्या मिलता है, नेशनल प्राइड। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से इस क्वेश्चन के आंसर को लिखना है, और ये सभी पॉइंट हमें मेंशन करने हैं ताकि हम अपना क्वेश्चन अच्छी तरह से लिख सकें। कौन कौन से पॉइंट लिखेंगे, कौन सी चीज़ों से हमें नेशनल प्राइड का पता चलता है, हमारे जो हिमालय है उसकी बात की गई है, उसके लिए वर्ड आया है माइटी हिमालय, उसके अलावा गंगा के लिए वर्ड आया है जेनरस गंगा, ये सभी चीज़ें लिख देंगे, और हमारे वीर योद्धाओं के लिए भी बात आई है। ठीक है, तो वो भी हम लिख देंगे। ग्रेट वॉरियर्स जो हैं, लीजेंडरी वॉरियर्स हैं, उनकी बात हमारी पोएम में की गई है। इसके अलावा जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने आध्यात्मिक ज्ञान से यहाँ की जो जड़ें हैं मजबूत की। बुद्ध ने यहाँ पे अपना धम्म प्रीच किया जिसमें उन्होंने सत्य, अहिंसा के मार्ग पर चलने की बात की। तो इन सभी चीज़ों को, इन सभी पॉइंट को अपने आंसर में मेंशन करके अपने आंसर को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में इन क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट किया। अब जो क्वेश्चन अभी रिमेनिंग है, ठीक है, उनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी क्वेश्चन और आंसर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
और आपने जो पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी पोएम अच्छी तरह से समझ में आए और आंसर राइटिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पोएम का एक नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।